चलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों के सामने विजयनगर एम्पायर का जो चैप्टर है, विजयनगर सिटी के बारे में जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस विजयनगर सिटी के तहत जो अगला टॉपिक है रॉयल सेंटर, उस रॉयल सेंटर के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो रॉयल सेंटर जो है उसको अगर समझना हो तो सबसे पहले विजयनगर सिटी का एक छोटा सा मैप बनाते हैं। वो मैप उस मैप में समझने की कोशिश करेंगे कि रॉयल सेंटर जो है वो विजयनगर एम्पायर, या विजयनगर एम्पायर नहीं, विजयनगर जो सिटी है उस विजयनगर सिटी के किस पार्ट में पड़ता है रॉयल सेंटर। रॉयल सेंटर से जुड़े हुए जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, वो विजयनगर सिटी के या हम्पी के किस पार्ट में है, इसको समझना है। देखो, जैसे हम लोग बनाते हैं ये तुंगभद्रा रिवर, ठीक है, ये तुंगभद्रा रिवर का ये वाला जो पार्ट है, ये है सेक्रेट सेंटर, और ये वाला जो पार्ट है ये है मार्केट का, या इसको अर्बन कोर बोल सकते हो। और यहां पे ये वाला पार्ट जो देख रहे हो इसको बोलो साउथ वेस्टर्न। अगर इस तरह से देखोगे तो ये हो जाएगा ईस्टर्न पार्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, और ये हो जाएगा साउथ वेस्टर्न पार्ट। तो साउथ वेस्टर्न पार्ट में हम्पी के या विजयनगर सिटी के साउथ वेस्टर्न पार्ट में स्थित था क्या, रॉयल सेंटर। तो ये चीज आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं ये जो विजयनगर सिटी है, इस विजयनगर सिटी के अंदर, इस विजयनगर सिटी के अंदर में विजयनगर सिटी के अंदर कई तरह के बिल्डिंग्स थे। इस कई तरह के बिल्डिंग्स में अगर नाम के हिसाब से देखा जाए तो रॉयल सेंटर का मीनिंग होता है राजकीय निवास, मतलब जहां राजा रहता हो या राजा के फैमिली से या राजा से संबंधित जो बिल्डिंग हो। तो इस तरह से राजा का प्राइवेट बिल्डिंग हो सकता है, राजा अपने मंत्री से मिलने के लिए यहाँ बिल्डिंग बना सकता है, राजा अपने राजकाज को चलाने के लिए बिल्डिंग बना सकता है। तो सेवरल काइंड्स के बिल्डिंग्स थे, सम एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स भी हो सकता है, राजा कोई अगर फंक्शन कर रहा है तो वो भी बिल्डिंग्स हो सकता है। तो सेवरल काइंड्स के बिल्डिंग थे। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही साथ कई सारे टेम्पल्स भी राजाओं ने इस क्षेत्र में, स्पेशली विजयनगर सिटी का जो रॉयल सेंटर का एरिया है उस एरिया में बनवाया था। तो माना यह जाता है कि बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस जो थे वो 30 के अराउंड, आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इसको काउंट किया, जब इसको संग्रहित किया, इस डाटा को फाइंड आउट हुआ कि अराउंड 30 बिल्डिंग्स हैं जो कि पैलेसेस के रूप में इसको आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है, जो राजा के निवास के रूप में या राजा से जुड़ा हुआ डायरेक्ट है। ये किसी रिचुअल से जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें पूजा पाठ जैसी किसी चीज से या अनुष्ठानिक कार्य से जुड़ा हुआ नहीं है, ये राजकाज से जुड़ा हुआ, ठीक है। लेकिन 60 टेम्पल्स, 60 मंदिर भी इस रॉयल सेंटर में मिला है। आप समझ सकते हो कि मंदिर का कितना महत्व इस रॉयल सेंटर में था, इस राजा के लिए। तो सिंपल सी बात है कि बहुसंख्यक आबादी जो थी वो क्या थी, हिंदू थी, और हिंदू धर्म से राजा भी खुद को जोड़ना चाहता, उससे वो एसोसिएट करना चाहता था। इस एसोसिएशन के कारण जो बहुसंख्यक हिंदू है, उस हिंदू लोगों के प्रति राजा का एक तरह से जो बहुसंख्यक हिंदू का टेम्पल में जो आस्था है, जो हिंदू धर्म के जो डिटीज हैं, जो देवी देवता है, उसमें आस्था है, उस आस्था से राजा ने खुद को भी जोड़ लिया। इसका मतलब राजा और प्रजा के बीच एक कनेक्शन, एक बॉन्डिंग बन गई। तो ये टेम्पल सिर्फ पूजा पाठ और अनुष्ठानिक कार्य के लिए ही नहीं था, एक बॉन्डिंग क्रिएट करने का भी एक तरीका था, एक रास्ता था।
इसलिए रॉयल सेंटर के अंदर 60 अराउंड मतलब अबाउट 60 टेम्पल्स के एविडेंस मिले हैं। अब ये दोनों तो दो तरह के रॉयल सेंटर की जब बात हम करेंगे तो रॉयल सेंटर में दो तरह के बिल्डिंग है। अराउंड 30 जो 30 के लगभग जो बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग कम्प्लेक्स है, वो पैलेसेस के रूप में जो राजा के निवास या राजा के राजकाज से जुड़ा हुआ, ये धर्म से नहीं जुड़ा हुआ, बशर्ते राजा के पर्सनल या राजा का जो प्रोफेशनल वर्क है उससे जुड़ा हुआ है। और जो 60 बिल्डिंग है वो मंदिर। अब दोनों में बनाने में, इसमें जो आपके बुक में जो चर्चा की गई उसमें ये कि जो टेम्पल्स बने हैं, टेम्पल्स एंटायरली ये मिशनरी वर्क से बना, मतलब पत्थरों से बना है या ब्रिक्स से बना है, ऊंची ऊंची चीजें पर जो अभी भी स्थित है। जबकि जो 30 बिल्डिंग्स है या जो पैलेसेस हैं, इस पैलेसेस का जो सुपर स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है? मान लो आपने एक घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आपने एक प्लेटफॉर्म बना लिया। ये मान लो प्लेटफॉर्म है, ये जो है ये प्लेटफॉर्म है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म आपने तो मान लो ईंट से, ब्रिक से या स्टोन स्लैब से आपने तैयार कर लिया। अब इसके ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर जो घर बनना है, ये सुपर स्ट्रक्चर जो है वो आपने पेरिसेबल मटेरियल से बनाया है। पेरिसेबल मटेरियल क्या हो सकता है? पेरिसेबल मटेरियल वो जो बाद में बहुत जल्दी बर्बाद हो जाती है। लकड़ी हो सकती है, वुडन हो सकता है, वुडन स्ट्रक्चर हो सकता है, सॉइल या अर्थन हो सकता है, या घास फूस हो सकता है, ठीक है, ग्रास, इस तरह से हो सकता है। तो चूंकि राजा का पैलेस है तो ज्यादातर संभावना है कि वुडन स्ट्रक्चर था। जो बेस था वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, खास करके ये पैलेसेस वाला जो है एरिया। और जिसको ऊपर का स्ट्रक्चर था वो क्या होता था? वुडन का होता था। इसलिए अभी जब हिस्टोरियन इसको फाइंड आउट, इसका स्टडी करते हैं, तो एग्जैक्ट फाइंड आउट करना कि कौन सा पैलेस किस यूज में था, उसका क्या यूज होता है, एग्जैक्ट उस चीजों को फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर जो था वो लगभग खत्म हो चुका, बेस बचा हुआ। तो बेस के आधार पर और कुछ अन्य जो टेक्स्ट लिखे गए हैं और जो विदेशी यात्री आए तो उन लोगों ने जो कुछ लिखा है विजयनगर एम्पायर की इन बिल्डिंग्स को जब देखा था उन्होंने, तो उसके आधार पर आपकी हिस्ट्री क्रिएट की गई है। ठीक है, तो सुपर स्ट्रक्चर का जो पार्ट है वो ज्यादातर खत्म हो गए, तो बचा है उसका बेस। तो रॉयल प्लेसेस के ज्यादातर बेस के आधार पे कुछ का सुपर स्ट्रक्चर बचा है। ठीक है, तो हम उसकी चर्चा एक एक करके करेंगे। तो आपने ये देख लिया 60 टेम्पल्स हैं रॉयल सेंटर में और 30 के अराउंड ये जो है पैलेसेस हैं, लेकिन इसका नाम जो है रॉयल सेंटर ही दिया गया क्योंकि ये राजा का निवास, राजकीय निवास हुआ करता था इस एरिया में, इसलिए इसको ये नाम दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं ये जो राजकीय निवास है, इस राजकीय निवास में आपने देख लिया 30 के अराउंड बिल्डिंग है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें से कुछ ऐसे बिल्डिंग्स हैं जिसको आपके सिलेबस में डाला गया, आपके टॉपिक में डाला गया, जैसे कि महानवमी डिब्बा। इस महानवमी डिब्बा को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये महानवमी डिब्बा के साथ साथ एक चीज और है, ऑडियंस हॉल। ये महानवमी डिब्बा और ऑडियंस हॉल, इस दोनों को आपको समझना जरूरी है। ये दोनों जो है बिल्डिंग, ये दोनों बिल्डिंग माना ये जाता है कि रॉयल सेंटर का सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग बिल्डिंग, क्योंकि ये जो दोनों, इसकी ऊंचाई, इसकी भव्यता देख के ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़े मतलब कार्य के लिए शायद बनाया गया होगा, एक बहुत बड़े समारोह के लिए बनाया होगा, राजा शायद अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए बनाया होगा। इसके स्ट्रक्चर को अगर समझना है तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, इस दोनों बिल्डिंग के चारों तरफ दोहरी, डबल, दोहरी मतलब डबल वॉल बनाया गया, सुरक्षा ऊंची वॉल बनाई गई है। ठीक है, और दोनों वॉल के बीच में गैप है। ठीक है, तो बाउंड्री एक ऊंची, खूब ऊंची बाउंड्री इस दोनों बिल्डिंग के चारों तरफ बना दी गई है।
ताकि सुरक्षा के मध्य, अब इसका मतलब जितनी ऊंची, मतलब एक दो हॉल, दो महानवमी डिब्बा और ऑडियंस है हॉल नाम की दो बिल्डिंग है, और इसके चारों तरफ दो बाउंड्री से युक्त बहुत बड़ा ऊंचा अगर दीवार बनाई गई तो इसका मतलब इसके अंदर राजा से ही जुड़ा हुआ कोई कामकाज होता होगा, बहुत सुरक्षा के साथ होता होगा। अब इसके अंदर एक है ऑडियंस हॉल। ऑडियंस हॉल जो है ये भी एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, अच्छा खासा ऊंचा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर ऑडियंस हॉल बनाया गया है, इस तरह समझो, ये जो है ऑडियंस हॉल है। एक ऊंचे स्ट्रक्चर पे। अब इस ऑडियंस हॉल को अगर देखोगे, अगर समझने की कोशिश करोगे, तो इस ऑडियंस हॉल के बारे में बोला गया ये तो ऊंचे स्ट्रक्चर में बना दिया गया। बनाने के बाद इसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो नहीं है। इसका मतलब माना ये जाता है कि बीच में जैसे कि ना गैप, ऐसे गड्ढा है बना हुआ, इसमें ऐसा लग रहा है कि पिलर, जो वुडन स्ट्रक्चर के पिलर होते हैं वो खड़े किए गए होंगे, और सैकड़ों जो पिलर हैं, जो स्तंभ हैं, वुडन स्तंभ बोल सकते हो, लकड़ियों का बना हुआ, वो शायद इसके ऊपर बनाया गया था। और इतना ही नहीं, इसके ऊपर स्टेयरकेस के, मतलब ऐसा लगता है कि सिर्फ ये एक तो ऐसे ही हाई है, ऊंची है, और ऊंची के ऊपर ऐसा लग रहा है कि कम से कम 2 मंजिल का है। इसके ऊपर जो नहीं दिख रहा, लेकिन ये 2 मंजिल का रहा होगा, क्योंकि इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए यहाँ पे सीढ़ियों, स्टेयरकेसेस का एविडेंस मिला, वो भी शायद लकड़ियों का ही बना हुआ था। तो ये 2 मंजिला एक बिल्डिंग जो था, यही था ऑडियंस हॉल। ये क्या था? ऑडियंस हॉल। और इसी बाउंड्री के अंदर एक दूसरी बिल्डिंग थी। ये जो दूसरी बिल्डिंग थी, इसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, इससे भी ज्यादा भव्य, बहुत ऊंचा, बहुत ज्यादा ऊंचा, इस तरह से आप इसको देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा ऊंचा था ये। अब ये जो इतनी ऊंची बिल्डिंग है, इसको ही बोला गया, क्या बोला गया? महानवमी डिब्बा। ये है महानवमी डिब्बा। इसका जो है, जो बेस का जो इसका एरिया है, वो है 11,000 स्क्वायर फीट। FT पे स्क्वायर कर दो इसका एरिया नीचे का। और इसकी जो हाइट है, ये जो हाइट देख रहे हो, ये हाइट है 40 फीट। इतनी ऊंची है, 40 फीट ऊंची, बेस से 40 फीट ऊंची एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। और उस प्लेटफॉर्म का नीचे का बेस का एरिया अगर 11,000 है, तो ऊपर से कम से कम 8 से 10,000 तो जरूर ही होगा, क्योंकि बेस जितनी चौड़ी है उतनी चौड़ी और उतनी लंबाई वाली ऊपर का एरिया नहीं हो। सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा ऊपर में सकरा हो गया होगा, तो 8 से 10,000 स्क्वायर फीट कम से कम ऊपर का एरिया होगा। अब इसके ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर नहीं है, तो क्या था ये, इसका क्या यूज होता था? यही है महानवमी डब्बा, और ये है ऑडियंस हॉल। ऑडियंस हॉल के बारे में भी एग्जैक्ट पता करना मुश्किल है कि आखिर इसमें क्या काम होते हैं, फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा। महानवमी डब्बा के बारे में डोमिंगो पाएस जैसे लोग भी आए थे, जो इटालियन जो है वो ट्रेवलर थे और विजयनगर एम्पायर घूमने आए थे। उन्होंने महानवमी डब्बा के बारे में बहुत कुछ लिखा। तो महानवमी डब्बा का आपने स्ट्रक्चर समझ लिया, इसकी ऊंचाई, इसकी हाइट, सारी चीजों को समझ लिया। इसका सुपर स्ट्रक्चर अभी भी नहीं है, इसका मतलब इसके ऊपर हो सकता है, इसके भी ऊपर इसी लकड़ियों का बना हुआ कोई इमारत रही होगी।
या फिर इसका क्या काम था उसको हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसका काम क्या रहा होगा ये महानवमी डिब्बा से समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये तो नीचे का ये स्ट्रक्चर हो गया। अब महानवमी डिब्बा का, महानवमी डिब्बा, ये महानवमी वर्ड देखो सबसे पहले समझने को, महानवमी वर्ड जो है इसको, ये जो दुर्गा पूजा, ये एक्चुअली दुर्गा पूजा का टाइम है। इस दुर्गा पूजा में 10 दिन 10 डेज का जो आप लोग भी व्रत करते हो जिसको दशहरा भी बोलते हैं, ये जो दशहरा है ये कहलाता है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। दुर्गा पूजा ये बंगाल में कहलाता है, और यही जो है साउथ इंडिया में, ये डब्बा हटा दो, साउथ इंडिया में यही कहलाता है महानवमी, साउथ इंडिया, ठीक है। तो ये जो है दुर्गा पूजा के टाइम से रिलेटेड चीजें हैं। महानवमी डिब्बा मतलब उसी से, इसका मतलब दुर्गा पूजा के टाइम में, ये दशहरा के टाइम में जो है राजा कुछ रिचुअल्स को, कुछ चीजों को यहाँ पे सेलिब्रेट करता होगा। अब क्या सेलिब्रेट करता होगा या क्या सेलिब्रेट करता था ये समझना है। देखो माना ये जाता है कि इस 10 दिन में महानवमी, और इसी डिब्बा, महानवमी डिब्बा मतलब ये महानवमी को सेलिब्रेट करने के लिए राजा ने जो चीज एस्टेब्लिश किया, जो आधारशिला रखी, उसी को महानवमी डिब्बा एक तरह का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। महानवमी को सेलिब्रेट करने का एक तरह का प्लेटफॉर्म है। तो ये जो है प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म का क्या काम है? टू सेलिब्रेट महानवमी, ठीक है। दूसरा, अब सेलिब्रेट, जब राजा कुछ चीज सेलिब्रेट करता है तो राजा क्या करता है? अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। तो राजा यहां पे था पावर एंड ग्लोरी, इसको रिप्रेजेंट करता था। यहां पावर एंड ग्लोरी को रिप्रेजेंट करता था। कैसे करता होगा पावर एंड ग्लोरी को? देखो इस महानवमी के 9 दिनों में सेवरल काइंड्स ऑफ, क्या बोलते हैं उसको? सेवरल काइंड्स ऑफ फंक्शन were organized, जैसे कि हॉर्स राइडिंग, या हॉर्स डांस, घोड़े भी डांस करते हैं, पता होना चाहिए आप लोग, ठीक है। जैसे कि एलिफेंट है, एलिफेंट से जुड़ा हुआ उनका, एलिफेंट्स का प्रेजेंटेशन होता था। इतना ही नहीं, कुश्ती, मल्ल युद्ध जिसको बोलते हो, का ऑर्गेनाइज किया जाता होगा, ठीक है। इसके अलावे और क्या सब किया जाता होगा? डांस परफॉर्मेंस भी होता होगा, जो कलाकार लोग होते हैं, ठीक है। अदर काइंड्स ऑफ
games were organized related to, ये गेम्स मतलब ये नहीं कबड्डी, अदर काइंड्स ऑफ गेम्स रिलेटेड टू वॉर और बैटल, जैसे तलवारबाजी हो सकता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, तलवारबाजी etc, इस तरह की चीजों को ऑर्गेनाइज वहां पे किया जाता होगा। इन सारी चीजों को किंग्स एंड अदर डिग्निटरीज के सामने प्रेजेंट होता होगा। राजा और राजा से जुड़े हुए दूसरे मंत्री संतरी लोग, उनके सामने ये सारी चीजें प्रेजेंट की जाती होंगी। इस तरह से आप देखोगे तो ये जो फंक्शन है महानवमी का फंक्शन, ये एक सिर्फ धार्मिक फंक्शन नहीं, धार्मिक के साथ साथ ये राजकीय फंक्शन है, जिसमें राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। ये चीजें इस फंक्शन में याद रखना, सेवरल काइंड्स के जो उनके क्या बोलते हैं नायकाज हैं, ये इनवाइटेड होते थे, ठीक है। ये नायकाज जो है इनको इसमें यहां आना होता था कि एक ट्रिब्यूट पे करते थे। टू किंग, राजा के सामने ये जो है ये क्या बोलते हैं गिफ्ट प्रेजेंटेड टू किंग, राजा के लिए गिफ्ट लाते थे, कीमती गिफ्ट, गिफ्ट मतलब नहीं हमारे आपके जैसा नहीं, कीमती प्रीसियस, सोना चांदी लाते होंगे, गोल्ड प्रीसियस स्टोन्स, ये सारी चीजें लाते होंगे। टैक्सेस भी टाइम पे देते थे। हो सकता है कि कई नायकाज के सेनाओं को, उनके योद्धाओं को इसमें प्रदर्शन करने का, इस जो महानवमी डिब्बा का जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे प्रदर्शन करने का मौका भी मिलता होगा। तो ये जो था महानवमी डिब्बा, ये सेवरल काइंड्स के वर्क को ऑर्गेनाइज करता था। इतना ही नहीं, इस महानवमी डिब्बा पे जो मेन चीज है, ये सारा चीज तो मेन फोकस था, लेकिन एक दूसरा फोकस था, वो फोकस था ये यहाँ डिटीज का पूजा किया जाता था। स्टार्टिंग तो ऐसे ही होता होगा ना, पहले पूजा पाठ होता होगा, पूजा पाठ के बाद ये सारी चीजें फंक्शंस धीरे धीरे करके ऑर्गेनाइज किए जाते थे। लास्ट डे जो था महानवमी का, जो लास्ट 10वां दिन जो होता है 10th डे, उस दिन जो है जो नायक लोग थे वो राजा को ट्रिब्यूट पे करते थे, वो गिफ्ट देते थे और राजा सारी चीजों को रखता था। तो राजा के शक्ति का प्रदर्शन भी हो गया और सेलिब्रेशन भी हो गया, और कौन से नायक इनके पक्ष में है कौन विपक्ष में ये भी पता चला, कौन आया कौन नहीं आया इसका भी लेखा जोखा हो गया। राजा के पास कितनी बड़ी आर्मी है, राजा का कितने अच्छे योद्धा हैं, राजा के पास कितने अच्छे तलवारबाज हैं, मतलब एक मनोरंजन के साथ ही साथ एवरी काइंड्स ऑफ थिंग्स हैव बीन सेलिब्रेटेड एट दिस प्लेटफॉर्म, थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। हालांकि कुछ लोग ये भी बोलते हैं, कुछ जो स्कॉलर्स हैं, कि ये प्लेटफॉर्म के चारों तरफ का एरिया इतना बड़ा नहीं है कि विशाल आर्मी को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाए। लेकिन मेरा मानना है कि विशाल आर्मी को रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता क्या है, विशाल आर्मी का तो रिप्रेजेंटेशन तो होता ही होगा। यहाँ पे मेनली जो है जो चुने हुए योद्धा हैं, जो चुने हुए घुड़सवार हैं, जो चुने हुए हाथी के सारथी हैं या रथ के सारथी हैं, तो उन लोगों का यहाँ प्रदर्शन होता होगा। एम्पायर में, पूरे विजयनगर एम्पायर का जो गण्यमान्य लोग होंगे, गण्यमान्य जो कलाकार होंगे, जो फेमस कलाकार, वो लोग यहाँ आते होंगे। तो इस तरह से महानवमी डिब्बा और ऑडियंस हॉल के बारे में देखे, स्पेशली महानवमी डिब्बा जो है ये बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 8 मार्क्स, सीधा सा पूछेगा रिचुअल्स एसोसिएटेड टू महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा से जो एसोसिएटेड रिचुअल्स है उसके बारे में आप बताएं। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ता है, ठीक है। इस रॉयल सेंटर में 2 और बिल्डिंग हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में क्लास 12 के बच्चों को जानना जरूरी है। 1 मार्क्स में और 3 मार्क्स में इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसमें से एक है लोटस महल। ये लोटस महल एक्चुअली ना जो विजयनगर एम्पायर के किंग थे या विजयनगर के जो सिटी के जो लोग थे, उन्होंने ये नाम नहीं दिया, ये नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है। ये जो लोटस महल नाम है, ये नाम एक्चुअली अंग्रेजों का दिया हुआ है। इसलिए इसके पीछे रीजन है कि इसका जो आकार है ना, जो जिस तरह से लोटस का कुछ इस तरह से होता है, जो उनके पंखुड़ी होते हैं, तो इस तरह के इसके कारण जो है इसका जो बिल्डिंग है कुछ इस तरह से है, मेहराव के आकार का। तो मेहराव के कारण जो है इसको क्या नाम दिया गया है, लोटस महल नाम। इसमें भी कई स्तंभ हैं और इस बिल्डिंग का अभी फाइंड आउट करना मुश्किल होता है कि इसका क्या ओरिजिनल क्या वर्क रहा होगा, क्योंकि इसकी चर्चा जो है ना, मतलब काम के हिसाब से इसमें क्या काम होता है ये अभी तक किसी को पता नहीं। वैसे कॉलिन मैकेंजी ने बोला था कि ये शायद काउंसिल चैम्बर था, मतलब जो मंत्री संतरीगण थे उनसे राजा वहां पे मिलता होगा। तो राजा का जो एडवाइजर है, वो एडवाइजर के साथ राजा इसी महल में, लोटस महल में मिलते होंगे, उनसे जो है संदेश को फाइंड आउट करते होंगे या सजेशंस को फाइंड आउट करते हैं और उसके हिसाब से निर्णय लेते होंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये लोटस महल का यही काम है। मैकेंजी काउंसिल एग्जैक्ट वर्क क्या था ये फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ये ना हो के यहाँ पे राजा कुछ आराम फरमाने के लिए भी आते होंगे। Some other works may be associated to this लोटस महल, ठीक है। दूसरा है हजार रामा टेम्पल, ये मंदिर है, ठीक है। ये भी रॉयल सेंटर के एरिया, देखो मंदिर तो 60 मंदिर हमने बताया था रॉयल टेम्पल के एरिया में, देयर वर 60 टेम्पल्स, लेकिन इसकी चर्चा स्पेशली क्यों की गई, इसका मतलब इंपॉर्टेंट, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हजार रामा टेम्पल जो है, एक तो राम का टेम्पल है, राम से जुड़ा हुआ है, ये याद रखना। इसका मतलब इसमें रामायण की भी, रामायणा का भी डिपिक्शन होगा और है भी रामायणा का डिपिक्शन, रामायण के जो सीन्स हैं उसका डिपिक्शन इस टेम्पल के वॉल ऑफ टेम्पल, टेम्पल के वॉल पे रामायणा का दिखाया गया है। इसका जो मेन गर्भगृह है, उस गर्भगृह की जो मेन डिटीज हैं वो नहीं है, लॉस्ट हो गया। अब कहाँ गया पता नहीं। पिछले 500 वर्षों में कुछ न कुछ आपको पता ही है कि जब राक्षसी टंगरी की हार हुई थी, जिसमें विजयनगर की हार हो गई, तो पूरे विजयनगर को आग के हवाले कर दिया गया, लूटा गया, बर्बाद कर दिया गया। तो कुछ बिल्डिंग, कुछ मंदिर बच गए, कुछ बर्बाद हो गए, हो सकता है उसी में ये भी बर्बाद। तो जो मेन राम की मूर्ति हुआ करती थी, माना ये जाता हुआ राम की, तो वो मूर्ति जो है वो यहाँ से मेन गर्भगृह से गायब है। लेकिन जो उसकी दीवारें हैं हजार रामा टेम्पल की, उस दीवारों पर अभी भी रामायण को जो डिपिक्ट किया गया वो अभी भी दिखता है। तो ये हजार रामा टेम्पल इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये किंग्स फैमिली और किंग सिर्फ यही यूज कर सकते थे। ये जो था एक रॉयल टेम्पल था, ये राजा और राजा के परिवार के लिए टेम्पल बना। तो ये चीजें आज हम लोगों ने चर्चा की कि किस तरह से रॉयल सेंटर में, तो रॉयल सेंटर के जो 4 प्लेस, जो 4 बिल्डिंग है उसको याद रखना। रॉयल प्लेस में ऑडियंस हॉल, रॉयल प्लेस में महानवमी डब्बा, रॉयल प्लेस में लोटस महल और रॉयल प्लेस में हजार रामा टेम्पल।
ये 4 बिल्डिंग आप अच्छे से नोट बना के तैयार रख लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें महानवमी डब्बा और ऑडियंस हॉल मिला के 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। महानवमी डब्बा अकेला भी 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये सब 3 मार्क्स के क्वेश्चन या 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होते हैं। धन्यवाद।